हेलो एवरीवन। आज हम समुद्र विज्ञान के ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो सागरीय जीव और उसके पर्यावरण से संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरीन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी सागरीय जीव पर्यावरण। तो हम जानते हैं सागरीय जीव जो है दो रूपों में मिलते हैं, एक जंतु के रूप में और दूसरे आपको पादप के रूप में। तो ये जो जंतु और पादप ये कहीं समूह में रहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। चूँकि हम जानते हैं सागर की अगर नितल उच्चावच को भी देख ले तो वो विभिन्न प्रकार की है, इसकी रचना विभिन्न प्रकार से है और तली में अवसादों का हमें विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। और पूरे महासागर का टेम्परेचर जो है सतह से लेकर के तली तक वो डिफरेंट मिलता है, लवणता भी डिफरेंट होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय दशाओं को इंगित करती है, जिस वजह से जंतुओं एवं पादपों में भी विविधताएं देखने को मिलती है। और सागरीय जीव जो है यह समूह में रहते हैं और ये एक ही जगह पर निश्चित रूप में नहीं रहते, क्योंकि सागरीय जल की गतियाँ कंटिन्यूसली होती रहती है। सागर जल गति करते रहता है, इस वजह से सागरीय जीव विचरण करते हैं, कोई सतह से लेकर के तली तक तो कोई तट से लेकर के खुले सागर तक विचरण करता है। तो सागरीय जीव सब पर्यावरण जो है इसको हम जैव कटिबंध के तहत इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए सागरीय जैव कटिबंध के प्रकार, ये दो प्रकार के हैं। पहला है सागरीय जीव सागर तटीय जैव कटिबंध, दूसरा है खुला सागर जैव कटिबंध। तो सागर तटीय जैव कटिबंध जो है यह एस्चुरी, लैगून, तटभूमि और लवण कक्ष के रूप में होता है। यहाँ पे देखिए लैगून और एस्चुरी जो है ये जलमग्न क्षेत्र होते हैं, जबकि तटभूमि, लवण कक्ष यह दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ कभी भी आपका ज्वार आने से पानी पहुँचता है। तो एस्चुरी और लैगून जलमग्न क्षेत्र है, यानी कि आप कह सकते हैं तट रेखा से थोड़ा सा अंदर घुस जाइए, वो वाले पोर्शन को हम तटीय जैव कटिबंध के रूप में कह सकते हैं। यानी कि यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम को सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है उच्च ज्वार जल और ये वाले पॉइंट मैंने लिखा है, ये है क्या उच्च ज्वार जल। यहाँ पे ये वाली बिंदु जो है ये निम्न ज्वार जल। तो ज्वार भाटा में हम समझ चुके हैं कि उच्च ज्वार जल वैसे रेखा या वैसे बिंदु को कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाएगा जहाँ पर ज्वार का पानी पहुँचता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक ज्वार का पानी पहुँचने से यह बिंदु कहलाएगा उच्च ज्वार जल। और ये स्थान जो है, ये बिंदु जो है, ये भाटा आने से जब पानी का लेवल गिर जाता है तो वो पॉइंट होगा निम्न ज्वार जल। तो मैंने ये कहा कि तटीय सागर तटीय जैव कटिबंध, सागर तटीय जैव कटिबंध आपका अगर ये खुला सागर है, ठीक है, तो ये आपका तट वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें एस्चुरी, लैगून, तटभूमि, लवण कक्ष। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए खुला सागर जैव कटिबंध, खुला सागर जैव कटिबंध तट क्षेत्र को छोड़ करके ये आपका पूरा खुला क्षेत्र, सागर का खुला भाग, यह खुला सागर जैव कटिबंध के अंतर्गत आएगा। इसको गहराई के आधार पर दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला है पैलेजिक और दूसरा है नीतलस्थ। पैलेजिक भी इसका हिंदी शब्द खुला सागर क्षेत्र ही है। तो ये आपका पैलेजिक, यानी कि यहाँ देख लीजिए हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, ये पैलेजिक मंडल लिखे हैं। पैलेजिक मंडल कहाँ पर है? ये आपका निम्न ज्वार जल से लेकर के पूरा आपका खुला सागर तक, ये है पैलेजिक मंडल। यहाँ से लेकर के ये पूरा पोर्शन पैलेजिक मंडल है। उसके बाद नीतलस्थ, नीतलस्थ यानी कि नीतल से संबंधित है, नीतल वाले जैव कटिबंध, यानी कि नीतल वाला ये पूरा आपका नीतल। इस ऊपर वाले को तल कहा जाता है और ये नीचे वाला नीतल, यानी नीतल जैव कटिबंध। ये इधर पूरा इसको कहेंगे पैलेजिक, तो ये नीचे वाला नीतल जैव कटिबंध। तो पैलेजिक मंडल में यहाँ पर आपका कुछ पार्ट प्रकाश मंडल के अंतर्गत आता है, कुछ मंद प्रकाश मंडल के अंतर्गत आता है और कुछ अप्रकाश मंडल के अंतर्गत आता है। तो अगर हम प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर इसको डिवाइड करें, पैलेजिक मंडल को तीन डिवाइड होंगे, तीन डिवीजन है। पहला है प्रकाशित मंडल,
दूसरा है मंद प्रकाशित मंडल, तीसरा है अप्रकाशित मंडल। तो प्रकाशित मंडल की जो डेप्थ है वो 0 से 200 मीटर, मंद प्रकाशित मंडल की डेप्थ है 200 से 1000 मीटर, अप्रकाशित मंडल है 1000 मीटर से नीचे, 1000 मीटर से नीचे तक को अप्रकाशित मंडल कहा जाएगा। तो पैलेजिक मंडल में हमने ये समझा कि यहाँ पर क्या है, 3 मंडल प्रकाश की गम्यता या प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर इसको 3 डिवीजन कर रहे हैं। और यहाँ पर पैलेजिक मंडल में समस्त जीवों की संख्या का मात्र 2% ही जीव पाए जाते हैं। समस्त जीव मंडल में, यानी कि समस्त जीव की जो संख्या है सागरीय जीव, उसका 2% ही यहाँ पाया जाता है। तो देखिए आगे हम इसका फिर से डिवीजन कर रहे हैं, एक आपका खुला सागर, दूसरा है नैरेटिक। पैलेजिक का पुनः 2 डिवीजन है, एक आपका खुला सागर, दूसरा नैरेटिक। तो खुला सागर में अधिपैलेजिक, मध्य पैलेजिक, गहरे पैलेजिक, अति गहरे पैलेजिक और हेडल पैलेजिक। तो यहाँ पे वही नाम आपको देखने को मिलेंगे, अधोपैलेजिक, मध्य पैलेजिक, गहरे पैलेजिक, अति गहरे पैलेजिक और ये हेडल मंडल। तो चलिए इसको समझेंगे एक एक करके। अधिपैलेजिक मंडल क्या है? अधिपैलेजिक मंडल जो है इसकी डेप्थ यहाँ पे देखिए, ये अगर सी लेवल है तो यहाँ से लेकर के है आपका 200 मीटर तक, यानी कि अधिपैलेजिक मंडल या अधोपैलेजिक मंडल प्रकाश मंडल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर चूंकि प्रकाश इस 200 मीटर की डेप्थ तक सूर्य के प्रकाश पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव हो सकती है। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप प्लैंक्टन यहाँ भारी संख्या में पाए जाएंगे। और ये फाइटोप्लैंक्टन जो है सागरीय जीव में उत्पादक के रूप में है। खाद्य श्रृंखला को अगर हम देखें तो ये उत्पादक के रूप में है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी बहुलता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ जंतु प्लैंक्टन भी बड़ी संख्या में पाई जाती है। हालांकि यहाँ पादप प्लैंक्टन ज़्यादा संख्या में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जंतु प्लैंक्टन पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मध्य पैलेजिक। मध्य पैलेजिक की जो डेप्थ है ये आपका 200 से 1000 मीटर। ये वाली जो एरिया है ये मध्य पैलेजिक मंडल है। इसकी डेप्थ है 200 से 1000 मीटर। 200 से 1000 मीटर यानी कि ये मंद प्रकाशित मंडल में आता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका डीम लाइट कहिए, यानी कि यहाँ की रोशनी ही कुछ यहाँ पे मिल रही है, यानी कि यहाँ पूरा अंधेरा नहीं रहेगा, मंद प्रकाशित वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे मिलती है, जिस वजह से यहाँ जंतु यानी कि सागरीय जंतु जो है ये विकसित होते हैं, यानी कि इनका विकास संभव है। यहाँ पे सागरीय जीव मिलेंगे। उसके बाद है गहरे पैलेजिक। गहरे पैलेजिक ये वाली पोर्शन है, ये एरिया, यानी कि 1000 से 4000 मीटर तक की डेप्थ को गहरे पैलेजिक मंडल कहा जाएगा। यहाँ पर ये अंधकार वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है मंद रूप में भी नहीं पहुंच, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ इसको हम अप्रकाशित मंडल कहेंगे। यहाँ से लेकर के पूरी डेप्थ तक अप्रकाशित मंडल है। तो ये वाली पोर्शन है अप्रकाशित मंडल। यहाँ पर सागरीय जीव मिलते हैं, ऐसे जीव मिलते हैं जिनके शरीर से लाइट जनरेट होती है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न होती है। इसको जीव संदीप्त कहा जाता है। जैसे हम जुगनू को देखते हैं, जुगनू के शरीर से भी लाइट निकलती है, उसी तरीके से यहाँ के जीवों में भी उनके शरीर से ही लाइट प्रकाश निकलती है, उसी वजह से उस क्षेत्र में प्रकाशवान हो सकता है। उसके बाद है अति गहरे पैलेजिक मंडल। अति गहरे पैलेजिक मंडल ये एरिया, यानी कि 4000 मीटर से 6000 मीटर के एरिया को अति गहरे पैलेजिक मंडल कहा जाएगा। यहाँ पर सागरीय जीव मिलते हैं और यहाँ पर मुख्यतः मछलियाँ मिलती हैं जो ज़्यादातर यहाँ अंधी होती हैं, यानी कि मछलियाँ यहाँ अंधी होती है और इनके भी शरीर से कुछ प्रकाश निकलता है, उसी से ही यहाँ प्रकाशवान होता है।
लेकिन ज़्यादातर ये अंधकार वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद लास्टली हाइडल पैलेजिक मंडल। हाइडल पैलेजिक मंडल जो है ये 6000 मीटर से और डेप्थ, अगर खाई है, गर्त है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपको जानकारी है तो आप ये जानते होंगे कि सागरीय क्षेत्र में सागर में सतह से लेकर के तली तक टेम्परेचर कम होता जाता है। तो एकदम तली वाले पोर्शन में आ गए, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिस वजह से यहाँ पर जीव नहीं मिलते, बहुत ही कम मात्रा में जीव मिलते हैं। ये वाली पोर्शन जो है हाइडल मंडल कहा जाता है। हाइडल का ही अर्थ होता है हेल, यानी कि नरक, यानी कि यहाँ पर जीव निवास नहीं कर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इसीलिए इस जगह पर जीवों की उपलब्धता या जीवों का पाया जाना बहुत ही दुर्लभ है। चलिए उसके बाद है नेरेटिक में आ जाइए। पैलेजिक का ही दूसरा डिवीजन है नेरेटिक मंडल। नेरेटिक मंडल जो है यहाँ पे देखिए, ये है पैलेजिक मंडल, उसमें से हमने डिवाइड कर दिए खुला सागर क्षेत्र को। ये आपका इसका पुनः 5 डिवीजन हमने देख लिया। अब यहाँ से देखिए, ये आपका निम्न ज्वार जल से नेरेटिक वाले क्षेत्र तक। तो नेरेटिक वाले क्षेत्र में ये आपका महाद्वीपीय मग्न तट के अंतर्गत आएगा। मग्न तट यानी कि ऐसा तट जो जलमग्न है, महाद्वीप का ऐसा तट जो जलमग्न वाला क्षेत्र है, वहां पर के मंडल को नेरेटिक मंडल कहा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इस तल को हम नहीं ले रहे हैं, तली वाले क्षेत्र पे हम नहीं आएंगे अभी। ये ऊपर का जो भाग है, यहाँ तक जो पानी है, उसको हम नेरेटिक मंडल कहेंगे। तो नेरेटिक मंडल की अधिकांशतः डेप्थ होगी 200 मीटर तक। देखिए यहाँ तक दिखाया गया है, ये 200 मीटर। तो ये है आपका नेरेटिक मंडल। तो नेरेटिक मंडल जो है प्रकाशित मंडल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही बड़े मात्रा में होगी, यानी कि यहाँ पे पादप प्लैंक्टन बहुत ही भारी संख्या में मिलेंगे और साथ ही जंतु प्लैंक्टन भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है जंतु प्लैंक्टन की संख्या पादप प्लैंक्टन से बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद आ जाइए नीतलस्थ मंडल। नीतलस्थ मंडल में हम तली वाले भाग को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका हम 2 डिवीजन किए हैं। पहला उपनेरेटिक तलस्थ, दूसरा गहरे सागरीय तलस्थ। उपनेरेटिक तलस्थ जो है ये आपका यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ आपका सागर तट से लेकर के मग्न तट की सेल्फ ब्रेथ, यानी कि ये सेल्फ ब्रेथ यानी कि यहाँ मग्न तट का एंडिंग पॉइंट और इधर आपका मग्न ढाल आ जाता है। तो मग्न तट का एंडिंग पॉइंट और ये आपका सागर तट, इस पोर्शन को उपनेरेटिक तलस्थ, यानी कि ये तल की बात होगी, ये जो तल है इसकी बात होगी। तो उपनेरेटिक तलस्थ जो है यह प्रकाश मंडल के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर जो जीव रहेंगे वो पादप के रूप में भी होंगे और जंतु के रूप में भी होंगे, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव हो सकती है। तो इसका पुनः 3 डिवीजन करेंगे। 3 डिवीजन में पहला है अति वेलांचली मंडल, दूसरा है वेलांचली मंडल, तीसरा है उप वेलांचली मंडल। पहला अति वेलांचली। तो अति वेलांचली मंडल ऐसा मंडल है जहाँ पर ये आपका तट रेखा से ऊपर दिखा है, जहाँ पर कभी कभी पानी आता है, कभी कभी यहाँ पानी पहुँचता है, वो अति वेलांचली मंडल। या तो ये आपका दलदली वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, जब कभी ज्वार आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, उस दौरान में इस जगह पर पानी पहुँचता है। तो ये हो गया अति वेलांचली मंडल। फिर है वेलांचली मंडल। वेलांचली मंडल जो है उच्च ज्वार जल और निम्न ज्वार जल के बीच का भाग। ज्वार आया तो ये भाग आपका जलमग्न रहित हो गया। जब उच्च ज्वार जल आ जाएगा, यानी कि ज्वार आ गया, तब ये जलमग्न हो जाएगा। तो ये वेलांचली मंडल होगा। उसके बाद है उपवेलांचली मंडल। उपवेलांचली मंडल निम्न ज्वार जल से सेल्फ ब्रेक तक, मग्न तट की एंडिंग पॉइंट तक उपवेलांचली मंडल होगा। यहाँ पर सागरीय जीव अधिकांश रूप में मिलेंगे।
यहाँ पे आपका तली में भी पादप प्लैंकटन और जंतु प्लैंकटन दोनों मिलेंगे। उसके बाद है गहरे सागर तलस्थ। गहरे सागर तलस्थ जो है सेल्फ ब्रेक से लेकर के आपका एकदम गहरे भाग तक, सेल्फ ब्रेक से लेकर के गहरे भाग तक, इसका फर्दर 2 डिवीजन करेंगे। 2 डिवीजन में पहला आपका सेल्फ ब्रेक से यानी कि 200 मीटर से लेकर के 4000 मीटर तक, यानी कि ये गहरे सागर तलस्थ कहेंगे। और एक आपका अति गहरे सागर तलस्थ। गहरे सागर तलस्थ को हम 200 से 4000 मीटर तक ले रहे हैं, तो इसके अंतर्गत मग्न ढाल आ जाएगा। मग्न ढाल में जो अवसाद हैं उन अवसादों को खाने वाले जंतु मिलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपका 4000 से 6000 एवं 6000 से भी ज़्यादा गहराई वाले क्षेत्र जो हैं ये आपका अति गहरे सागर तलस्थ के अंतर्गत आएंगे। आई होप क्लियर हो रहा है। गहरे सागर तलस्थ को हमने 2 डिवीजन किया। पहले आपका 200 मीटर से 4000 मीटर गहरे सागर तलस्थ, और अति गहरे सागर तलस्थ को 4000 से 6000 या 7000 मीटर तक निकाल के। तो ये आपका 4000 से 6000 की डेप्थ तक जो तली में रहने वाले जंतु हैं वो आपका लगभग 6000 की डेप्थ तक मिल रहे हैं। 6000 से ज़्यादा डेप्थ में चले जाए तो यहाँ पर सागरी जीव की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, बहुत कम। यहाँ पे डायग्राम में एक चीज छूट गया है, देखिए बेंथिक तलीय। बेंथिक तलीय, बेंथिक का मतलब होता है अति गहरा क्षेत्र, उसके तल यानी कि तलीय। ये आपका देखिए ये खाई है, खाई का एकदम बॉटम पॉइंट से लाइनिंग दिखाई गई है, वो आपका बेंथिक तलीय है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, आज हम समुद्र विज्ञान के ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो सागरीय जीव और उसके पर्यावरण से संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरीन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी सागरीय जीव पर्यावरण। तो हम जानते हैं सागरीय जीव जो है 2 रूपों में मिलते हैं, एक जंतु के रूप में और दूसरे आपको पादप के रूप में। तो ये जो जंतु और पादप ये कहीं समूह में रहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। जो कि हम जानते हैं सागर के अगर नितल उच्चावच को भी देख ले तो वो विभिन्न प्रकार की है, इसकी रचना विभिन्न प्रकार से है। और तली में अवसादों का हमें विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। और पूरे महासागर का टेम्परेचर जो है सतह से लेकर के तली तक वो डिफरेंट मिलता है, लवणता भी डिफरेंट होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय दशाओं को इंगित करती है, जिस वजह से जंतुओं एवं पादपों में भी विविधताएं देखने को